गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू दिस सेशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एट फर्स्ट आई एम सॉरी कि हमारा प्लान तो था कि ये सेशन लाइव हो, क्योंकि मेरे को भी अच्छा लगता है कि स्टूडेंट से इंटरेक्ट करूँ, उनके डाउट में लूँ, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया ड्यू टू नेट प्रॉब्लम। तो इसलिए सॉरी, ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल रहा होगा, बट विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि टाइम अभी बहुत कम बचा हुआ है। टाइम इज़ द की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन है जैसा दिख रहा है। गौरी सेड दैट शी कैन प्ले द कीबोर्ड डैश हर सिस्टर। तो इसमें दिया है तीन चार ऑप्शन, एज वेल एज बेटर एज नाइसेस्ट, एज वर्स। तो एक्चुअली बताया तो इंग्लिश का जस्ट जस्ट एज अ नॉर्मल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हमको ये नहीं रहता, रूल्स पता नहीं रहते, पर कई बार हम क्या गट फीलिंग से जाते हैं। तो मेरे को देखिए पता है कि अगर जस्ट मैं वर्ड्स चेंज करूं, गौरी सेड दैट शी कैन प्ले द कीबोर्ड एज गुड एज हर सिस्टर, वो भी ठीक है, मतलब ये सेंस सही बैठ रहा है ना कि एज गुड एज। तो इसमें ये हमको देखना है कि देखिए गुड गुड एक सुपरलेटिव वर्ड नहीं है, ना कंपेरेटिव है ना सुपरलेटिव है, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए हमको क्या क्या ऑप्शन में दिख रहा है। वेल, वेल तो ठीक है, वेल भी प्रॉपर वर्ड है। बेटर एक कंपेरेटिव वर्ड हो जाता है कि बेटर मतलब कंपैरिजन के लिए यूज होता है। नाइसेस्ट तो सुपरलेटिव है, दैट इज आई एम द बेस्ट वैसा। और वर्स भी कंपैरेटिव है। तो हमको यहाँ पे जो चूज करना है ना, देखिए मैंने क्या किया, मेरे को पता था कि एज गुड एज फिट होगा, तो एज गुड एज मैंने एज गुड एज ये मैंने चूज किया। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है ना कि गुड एक नॉर्मल वर्ड है, ना कंपैरेटिव ना सुपरलेटिव, इसीलिए उसके लिए बेस्ट सूटेड क्या है, एज वेल एज। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा एज वेल एज। कई बार क्या है ना, हमको ये भी देखना है ना कि रूल्स के बाद नहीं भी जाना, हम अपनी कैसे फीलिंग्स है। एप्टीट्यूड का एक्चुअली मीनिंग ही वही है कि हाउ वी कैन सॉल्व यूजिंग अवर नॉलेज। ऐसा नहीं कि सबको रूल्स आते हैं या आते हैं तो वहाँ हमको वहाँ पे अपना एप्लीकेशन लेके आना है। ठीक है, सेम अगर मैं एक और बोलूँ तो यहाँ पे एज बैड एज भी लिख सकते हैं हम। इसमें क्या है, देखिए बैड भी सेम है, नॉर्मल वर्ड है, ना कंपेरेटिव ना सुपरलेटिव। डिफरेंस ये दोनों सेंटेंस में, इसमें और इसमें क्या हो रहा है कि देखिए गुड में क्या होता है, मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि गौरी भी अच्छा बजाती है, उसकी सिस्टर भी अच्छा बजाती है, ठीक है। इसमें पर सेकंड सेंटेंस में इसमें क्या बोल रहा है कि गौरी भी बुरा बजाती है, उसकी सिस्टर भी बुरा बजाती है, सिर्फ डिफरेंस यही है। पर जो हमारा यूजेस था वो यही था कि हमारा यहाँ पे नॉर्मल वर्ड्स रहे, ना कंपेरेटिव ना सुपरलेटिव, इसी यही इस क्वेश्चन की ट्रिक थी। नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्योंकि हम देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन तो पक्का आने ही वाले हैं जो फिगर्स पे आ रहे हैं, तो उस पे भी हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि कैसे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, A transparent square sheet shown above is folded along the dotted line. The folded sheet will look like. तो ये हमको एक ओरिजिनल शीट दी हुई है, इसको फोल्ड करेंगे along the dotted dotted line, देखिए हमारी यहाँ पे दिख रही है along the dotted line, तो कौन सा फिगर बनेगा। तो इसमें ना कंसेप्ट हमको जो यूज करना है वो है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन अलोंग द डॉटेड लाइन। तो जस्ट एकदम अच्छा फिगर तो नहीं बनेगा, पर हम समझने के लिए बना लेते हैं। ठीक है, मुझे क्या अच्छा लगता है ना, मैं पार्ट वाइज लेता हूँ, पता है। देखिए यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कर्व लाइंस हैं और कुछ डैश टाइप का निकला हुआ है। तो ना मैं क्या करूंगा ना, मैं पहले सीधा कर्व लाइंस पे करता हूँ काम। तो एक कर्व लाइन मेरे को ऐसे दिख रही है जो ओरिजिनल है, एक कर्व लाइन ऐसी दिख रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जब होगा तो हमको क्या करना है ना, देखिए अब मतलब देखिए ये जो पार्ट है वो इस साइड फोल्ड होने वाला है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो ऐसा फोल्ड होने वाला है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इस कर्व लाइन को ना इस डॉटेड लाइन के अलोंग रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। फिर से सुनिएगा प्रॉपरली, इस कर्व लाइन को, दैट इज जो फोल्ड होने वाला पार्ट है, उसको डॉटेड लाइन के अलोंग रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो उसको रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे? देखिए अभी मैं क्या करता हूँ ना, फॉर टाइम बीइंग ना मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मेरे को ये डिस्टरबेंस चाहिए ही नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं रिफ्लेक्ट करूँ इसको। तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे आएगा? सिमेट्रिक, देखिए ऐसा आ जाएगा, ये रिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है, हमको ये पता चल गया कि ये पार्ट जब रिफ्लेक्ट होगा तो ऐसे हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा ना, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, अब तो ये मेरे काम का नहीं है। ठीक है, मेरे को ये पता चल गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए जस्ट ओवरलैप कर देता हूँ जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल वाले को तो मैं हटा दिया था, मतलब हाइड कर दिया था बोलूँ तो वो कैसा है, ओरिजिनल वाला ऐसा था। दैट इज ओरिजिनल वाला, देखिए आप ऐसा था गोइंग डाउनवर्ड्स, और जब रिफ्लेक्ट होके हमने जो रिफ्लेक्शन बनाया वो ऐसा था। ठीक है, तो ये ऐसा फिगर बन गया। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं स्मार्ट बंदा हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा नहीं कि मैं पूरा पूरा ड्रॉ करूंगा, मैं पहले देखूंगा एक बार कि कुछ ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या। देखिए मेरे को इतना पता चल गया कि फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट हो गया है, फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट हो गया है, ये तो नहीं होने वाला है, इतना मेरे को क्लियर हो गया है। अभी देखिए बाकी जो तीनों ऑप्शन है उसमें मेरे को यही दिख रहा है कि यार ये तीनों में तो जो हमने ये फिगर ड्रॉ किया था सेम वैसे ही बन रहा है, वैसे का वैसे ही बन रहा है। बस कुछ क्या है, जो डैश है, डैशेस हैं, अब उन पे डिफरेंस पड़ रहा है। तो मतलब नेक्स्ट स्टेप जो है कि मुझे अब डैशेस को भी यूज करना ही पड़ेगा, इस केस में उनको इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं एक और ड्रॉ करता हूँ ताकि कंजेशन ना हो। थोड़ा 2 मिनट में ज्यादा भी ले लूंगा, पर एटलीस्ट मैं ये करूंगा ना कि आई विल ड्रॉ द क्वेश्चन करेक्टली। ठीक है, तो अभी जो था ये, अभी देखिए यहाँ पे मैं एक और चीज कर सकता हूँ कि ओरिजिनल फिगर को तो हमको कुछ करना ही नहीं है ना, ओरिजिनल कॉपी पेस्ट हो जाता है। देखिए ये वाला जो कर्व बना हुआ था, दैट इज मैं थोड़ा बड़े में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला कर्व इसमें कैसा दिया हुआ है, देखिए ओरिजिनल फिगर में ऐसे ऐसे डैश गया हुआ है। तो मेरे को ये पता चल गया डैश ऐसे ऐसे हैं, ऐसे डैशेज है इसमें। ठीक है, अब मैं ये भी ट्राई कर सकता हूँ कि इसमें भी फिगर में अप्लाई करके देखूं। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए मेरे को पता चल गया कि जो टॉप वाला, टॉप मान लीजिए ये लीफ है, तो जो टॉप वाला पोर्शन है उससे हॉरिजॉन्टल लाइन निकलती है। यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए हाँ टॉप वाले पोर्शन से हॉरिजॉन्टल लाइन निकली है, यहाँ पे भी टॉप वाले पोर्शन से हॉरिजॉन्टल। यहाँ उल्टा दिख रहा है, टॉप वाले पोर्शन से क्या दिख रहा है, वर्टिकल लाइंस निकली हुई है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि चलो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो इसको भी मैं एलिमिनेट कर दिया। अब आंसर या तो ये आने वाला है या तो ये आने वाला है। तो नेक्स्ट अब जाते हैं एक एक करके स्टेप पे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपको सिर्फ इतना करने पे ही आंसर पता चल जाएगा। अब फिर से मैं पुरानी वाली ये ड्रॉ करता हूँ, ये वाला। देखिए ये ऐसा था, ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस थी, वर्टिकल लाइंस को अब मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, ये किया। अब ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ आएगा। ये इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ ऐसा आएगा। ठीक है, तो मेरे को क्या कंक्लूजन मिल रहा है, देखिए कि जब रिफ्लेक्शन है, अब मैं सिंस मैं रिफ्लेक्ट कर लिया हूँ तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, जो फर्स्ट वाला फिगर है। ठीक है, उसको मैं इरेज कर दिया, मेरे को सिर्फ ये देखना है। तो देखिए बॉटम वाली जो लीफ है, दैट इज, ये देखिए जो रिफ्लेक्शन बन रहा है यहाँ पे, जो बॉटम वाली लीफ है उससे जो लाइन जुड़ी है वर्टिकल जुड़ी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको वर्टिकल जोड़ देता हूँ ऐसा। ठीक है, तो अब मेरे को देखिए, मेरे को दिख रहा है कि हाँ जी ये फिगर जो है मेरा करेक्ट आंसर है, ये फिगर जो है मेरा करेक्ट आंसर है। और मेरे को ये भी नहीं नीड है कि मैं ड्रॉ करूँ, देखिए मैं यहाँ तक भी ड्रॉ करूँ, इतना ड्रॉ करूँ, मेरे को वो भी नीड नहीं है। मैं सिर्फ क्या करूँगा, देखिए कि मेरे को यहाँ से पता चल गया ना कि देखिए ये वर्टिकल है, यहाँ पे जो नीचे वाली लीफ से जुड़ी है वर्टिकल है। इस वाले तो ऑप्शन में देखिए यहाँ तो पूरा हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकता हूँ। मेरे को दिख रहा है यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाले पोर्शन से वर्टिकल जुड़ा हुआ है, तो आई कैन कंक्लूड कि ये वाला फिगर सही है। इसलिए फिगर के चाहे जितने क्वेश्चन आए ना, मैं बोलूंगा ब्रेक इट इनटू पार्ट्स, और स्लोली आप सॉल्व कीजिए, कंसेप्ट सही लगाइए। ठीक है, और पार्ट बाय पार्ट आप सॉल्व कीजिए, एलिमिनेशन से भी कई बार आपको आंसर मिल जाएगा। और एलिमिनेशन नहीं भी मिला तो भी देखिए हम अपने ओरिजिनल फिगर पे तो पहुंच ही गए थे कि हमको क्या आना है। अब जब आप देखेंगे ना, आप खुद ये ड्रॉ करेंगे, आपको फिर ऑप्शन में दिखेगा कि हाँ यार ये तो वहां है, तो कॉन्फिडेंस फिर बहुत बूस्ट हो जाता है कि हाँ मैं सही सॉल्व कर लिया हूँ। मतलब ये मैं खुद से बिना ऑप्शंस को देखे ही भी पहुंच गया वहां पे, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है काफी।
अब ये क्वेश्चन में बोला है थीटा इज एंगल इन डिग्रीज बिटवीन द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूब एंड एनी वन ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब देन कॉस थीटा। तो सिंस इसमें क्यूब बोला है तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा, सबसे पहले क्यूब बनाऊंगा। इसमें क्या करता हूँ, अच्छा बड़ा ही बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम वर्ड्स पे जाएंगे कि बोलना क्या चाह रही है। ठीक है, ये क्यूब बन गया। अब इसका लॉन्गेस्ट एज लेते हैं। क्या दिया है, बिटवीन द लॉन्गेस्ट डायगोनल। लॉन्गेस्ट डायगोनल मतलब ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लॉन्गेस्ट डायगोनल हो गया। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि ऑफ क्यूब एंड एनी वन ऑफ द एजेस देन कॉस थीटा। तो कोई भी एक एज और इसके बीच में कोई भी एज और जो लॉन्गेस्ट डायगोनल हमारा ड्रॉ हुआ है उसके बीच में एंगल थीटा है। तो मेरे को तो पता है कि मेरे को हमेशा अच्छा क्या लगता है, ये वाला एज, मतलब जहां मेरे को ऐसा दिखे एंगल बनते हुए। तो देखिए ये एक एंगल है, ये थीटा दिया हुआ है। ठीक है, क्या लिया है फिर से क्वेश्चन से पढ़ेंगे। देखिए लॉन्गेस्ट डायगोनल हो गया और ये एज, मैं ये वाली एज कंसिडर कर रहा हूँ, ये वाली एज से के बीच में एंगल थीटा है। तो मेरे को पूछा कॉस थीटा क्या है। तो कॉस थीटा के लिए हमको क्या चाहिए कि देखिए ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेस्ड है, जो बचपन वाली, मतलब उसके बाद तो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री तो बिना 90 डिग्री के भी काम करती है। हमको 90 डिग्री चाहिए, दैट इज हमको एक 90 डिग्री ट्रायंगल चाहिए। ऐसा एक ट्रायंगल रहेगा। ठीक है, हमको याद है कि ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है। तो कॉस थीटा जो होता था, अगर ये एंगल थीटा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, ये होता था। बाकी मेरे को बहुत ज़्यादा वैल्यूज याद नहीं है, मेरे को भी वैल्यूज याद नहीं। तो मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए। तो मैं ट्रायंगल कैसे बनाऊंगा, देखिए मेरे को दो एजेस तो मिल गई। एक एज ऐसा गया, ये एक एज हो गई ट्रायंगल की, एक एज तो मैंने जो कंसिडर की। ठीक है, तो मेरे को थर्ड एज क्या है, जो ये दो पॉइंट्स के बीच में होगी। ठीक है, तो ये मेरा ट्रायंगल बन गया। अभी देखिए मैं इसको पूरा ऑरेंज कर देता हूँ। ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल बन गया, ये हमको थीटा मिल गया। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, देखिए हमको पता है। अब पहले ना अप्रोच देखिए। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन में जो जो नीडेड था मैंने उसको ड्रॉ किया। फिर उसके बाद मैंने अपने, मुझे क्या पता था, मुझे इतना कंसेप्ट पता था जो मैंने स्कूल टाइम पे पढ़ा था। मेरे को बाकी वैल्यूज वगैरह कुछ पता नहीं। यहाँ से देख के लग रहा है कि हाँ ये वैल्यूज देखी हुई तो है पर याद नहीं आ रहा। तो मैं बोला कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। मेरे को ना एंगल करना है ना कुछ करना है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, जो पूछा है वो देखा, क्या पूछा है वहां तक जीरो किया मैंने। उसके बाद उसके बाद मुझे जो आता है मैंने उस पर काम किया। तो मैंने थीटा करके ये किया, थीटा एंगल बनाया। फिर अब जहां मेरा कंफर्टेबल जोन है दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। अभी देखिए क्योंकि आ, ये जो लाइन है, ये जो एज है ट्रायंगल का, वो तो इस फेस पे लाई करती है। तो इसका मतलब ये है ना कि ये जो एंगल है 90 डिग्री होगा। इसको थोड़ा सोचिएगा आप कि कैसे। अगर ये 3D होता मैं इसको घुमा के दिखा पाता तो और इजी हो जाता। पर क्या है, आप ये ध्यान रखिए, देखिए ये जो फेस है इस पे ही ये एज ड्रॉन है। तो ये एंगल 90 डिग्री होने वाला है। तो ये हमारे लिए एकदम सिंपल हो गया कि जो कॉस थीटा रहेगा उसकी वैल्यू क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस जो भी आएगा। अब ये एक है जो है क्यूब है, क्यूब। तो इसमें जो हाइपोटेन्यूस हमारा है दैट इज डायगोनल। हमको पता है वो होता है √3। √3 ए मान लीजिए, ए अगर उसके साइड मानूं मैं कि ये ए है, ये ए है, ये ए है। ठीक है, और हमारा बेस क्या है, बेस यहाँ पे जो आएगा वो भी ए आएगा। क्यों, देखिए ये तो साइड ही है ना, एक एज ही है क्यूब का। तो हमारा कॉस थीटा क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बाई √3 ए। तो ये क्या हो गया, 1/√3। क्वेश्चन देखने में ऐसा खतरनाक सा लग रहा है क्योंकि ये ऑप्शंस ऐसे खतरनाक दिखते हैं ना। हमको कभी भी ना डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, क्वेश्चन को विजुअलाइज करिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है, आपको क्या कंसेप्ट आता है, आप उस पर ध्यान दीजिए। और एक एक बार क्वेश्चन के साइड से बढ़िए, एक बार अपने कंसेप्ट के साइड से बढ़िए, बीच में आप कहीं ना कहीं मिलेंगे ही। दैट इज, आप फॉर्मूले को, जो एप्लीकेशन है क्वेश्चन का, वहां से मीट करा लिए तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी
पहले से एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, डर के नहीं चलना है कि ये क्या क्वेश्चन है। मतलब कई बार मेरे साथ भी होता था, क्वेश्चन देख के ही पैनिक हो जाते थे। वो सब हमको करना नहीं है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ यार, ये इसमें क्या बहुत ज्यादा है। इसमें क्या सीधा आ, दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, उस ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। और ब्रैकेट में क्यों ओपन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे भी x है, बीच में माइनस है, तो मेरे को पता है एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा। क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर निकलेगा, मेरे को फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, यहाँ से भी मेरे को फॉर्मूला पता है। तो मेरे को पता है ए स्क्वायर तो बाहर आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बाहर आएगा ही, तो वो कट ही जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, सीधा अप्लाई करता हूँ। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज माइनस 2 इंटू हाफ इंटू ये एक्स, तो ये एक्स आ गया, प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 1/4, माइनस इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स, दैट इज माइनस 3x, प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया, 9/4 इज इक्वल टू x+2। बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे को फॉर्मूला दिया, मैं सीधा सिंप्लीफाई करता हूँ। तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस 3x, ठीक है, प्लस 1/4 माइनस 9/4 इज इक्वल टू x+2। तो क्या होगा, 2x माइनस ये कितना बचेगा, 2 इज इक्वल टू x+2। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये एकदम ही सिंपल था, 1 मार्क लायक ही क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो इसमें फाइनली सीधा सीधा आ गया हमारा आंसर। कई बार मैं बोला ना, आपको एकदम बेसिक लगाना है कि मेरे को इतना पता था एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर कट जाएगा, मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह में जाके सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा, तो मैं सोचा डायरेक्ट ही करता हूँ। और अगर वो भी नहीं, तो देखिए इसमें तो एक और तरीका है कि वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। एक और एकदम सिंपल मेथड क्या, देखिए ये है ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मेरे को भी पता है क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो मैं ए प्लस बी करूंगा तो क्या आएगा, 2x-2। ठीक है, डायरेक्ट ही लिखना है, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, वहाँ कॉन्फिडेंस पर खुद पे रखना है कि मैं जो लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ। इन दोनों का x कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, -12, फिर यहाँ पे +3/2 इज इक्वल टू x+2। तो ये तो 1 हो गया, तो फिर से देखिए वही इक्वेशन आ गया, 2x-2 इज इक्वल टू x+2, 2, तो x इज इक्वल टू 4। तो फाइनली देखिए हम दोनों तरीकों से यहीं पहुंच रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में। दो मेथड भी हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। कई बार क्वेश्चन देखिए 1 मार्क लायक ही है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जस्ट जो आता है हमको बेसिक लगाओ और फ्री का मार्क ले लो, ऐसा ही हो गया ये। एक और इंग्लिश का क्वेश्चन है, सिमिलर लॉजिक पूछा हुआ है कि मैं क्या करता हूँ ना, मैं पूरा वर्ड्स अच्छे से पढ़ता हूँ क्वेश्चन के। तो इसमें पूछा है कि विच ऑप्शन मेंटेन सिमिलर लॉजिक। सिमिलर लॉजिक क्या है यहाँ पे, देखिए पेन और राइट। तो लॉजिक क्या है, मैं जब पेन इमेजिन करता हूँ, जैसे मेरे हाथ में भी अभी पेन है, तो मैं पेन इज यूज्ड टू राइट, मतलब मैं पेन को यूज करता हूँ लिखने के लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, देखिए पेन पेन का यूज है लिखने के लिए, तो मेरे को खुद को क्वेश्चन पूछना है, नाइफ इज यूज्ड टू, नाइफ में किस लिए यूज करता हूँ फिर, तो देखिए नाइफ इज यूज्ड टू वेजिटेबल्स नहीं, राइटिंग तो एक वर्ब है ना, राइट मतलब क्या है, एक एक्शन है। इसको क्या बोलते हैं, पता नहीं, मेरे को अभी इंग्लिश का प्रॉपर वर्ड याद नहीं आ रहा। नाइफ मतलब राइट क्या है, एक एक्शन है, तो वेजिटेबल्स तो एक नाउन है, तो ये हो गया। शार्प, शार्प नहीं, शार्पन बोल सकते थे कि नहीं, नाइफ वैसे नाइफ को शार्पन करते हैं हम, नाइफ से शार्पन नहीं करते।
आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना, नाइफ इज नॉट यूज टू शार्पन, नाइफ इज शार्पेंड, तो ये भी गलत हो गया। कट, हाँ नाइफ को कट करने के लिए हम यूज करते हैं, ये तो ऑप्शन फिट बैठ रहा है, पर स्टिल मैं अगले इसमें भी जाऊंगा कि नाइफ इज यूज टू ब्लंट, नहीं, नाइफ का ब्लंट करना थोड़ी काम है, नाइफ का काम है कट करना, इसलिए सिंपली कट करना ही मेरा आंसर है। ये भी एकदम फ्री का ही क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको गेट एग्जाम में भी मिलते रहेंगे हमेशा, बस उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके फ्री का मार्क्स ले आना है। अब जो आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का है, एक बार पढ़ लेते हैं और पढ़ते साथ साथ ना मीनिंग भी समझेंगे। लिसनिंग इज यूज, listening to music during exercise improves exercise performance and reduce discomfort. Scientists uh, researched whether listening to music while studying can help student learn better and result were inconclusive. ठीक है, रिजल्ट कुछ आया नहीं उसका। Students who needed external simulation for studying fared worse, while students who did not need any external simulation benefited from the music. तो जितना मैं सेंटेंस पढ़ा, देखिए पूरा मैं पैराग्राफ पढ़ा, मेरे को सबसे खतरनाक तो ये लगा कि भाई इस वर्ड का तो मेरे को मीनिंग ही नहीं पता। मैं बोला कि ठीक है, नहीं पता तो क्या कर सकते हैं, अब मैं कुछ तो कर नहीं सकता कि डिक्शनरी ओपन करके मैं मीनिंग देखूँ गेट एग्जाम में, वो तो कर नहीं सकता। तो फॉर टाइम बिंग मैं इसको इग्नोर करता हूँ, मैं उसको इग्नोर करके देखता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ ये वर्ड है ही नहीं। ठीक है, उसके अलावा भी मैं क्या कर सकता हूँ कि ये वर्ड का इंपॉर्टेंस है इस पैराग्राफ में। अगर है तो फिर तो मुझसे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि मेरे को वर्ड का मीनिंग नहीं पता, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल दिया कि म्यूजिक जो है, म्यूजिक इम्प्रूव्स, एक्सरसाइज के लिए इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, पर साइंटिस्ट क्या बोले कि जो म्यूजिक है, लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल स्टडिंग, एक्सरसाइज से तो हमको रिलेशन पता चल गया, पर पढ़ने से क्या रिलेशन है वो मेरे को पता नहीं चला। ठीक है, तो उसमें क्या रिजल्ट निकला, इनकंक्लूसिव, दैट इज इट इज डिपेंडेंट, कि कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को क्या हुआ, कुछ बच्चों को क्या हुआ कि वर्स हुआ, मतलब उल्टा बुरा इफेक्ट पड़ा। फेयर्ड का मेरे को मतलब नहीं पता, पर कुछ लोग को क्या, जिनको एक्सटर्नल सिमुलेशन नहीं चाहिए उनको क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। दैट इज मैं अगर लिखूं इसको तो एक्सरसाइज के लिए म्यूजिक, एक्सरसाइज के लिए म्यूजिक हाँ बेनिफिशियल रहा है, पर इसके लिए लर्निंग के लिए, लर्निंग के लिए गुड भी है बैड भी है, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर। अगर आपको एक्सटर्नल सिमुलेशन स्टिमुलेशन से फर्क पड़ता है तो इट इज बैड फॉर यू, अगर एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से फर्क नहीं पड़ता तो इट इज गुड फॉर यू। इतना मैं कंक्लूजन निकाल पाया। अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरे को ऑप्शंस दिए हुए हैं कि विच, पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें क्या लिया, लिसनिंग टू म्यूजिक हैज नो इफेक्ट ऑन लर्निंग, तो ये तो गलत है। देखिए क्यों, क्योंकि मेरे को पता चला लर्निंग पे इफेक्ट है, किसी पे गुड है किसी पे बैड है, इफेक्ट तो पड़ रहा है। ऑन पॉजिटिव इफेक्ट ऑन फिजिकल एक्सरसाइज, ये सेंटेंस सही है, ये वाला सेंटेंस सही है, पर फर्स्ट सेंटेंस गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लिसनिंग टू म्यूजिक हैज अ क्लियर पॉजिटिव इफेक्ट ऑन बोथ फिजिकल एक्सरसाइज एंड लर्निंग, तो देखिए फिजिकल एक्सरसाइज में तो दिख रहा है पॉजिटिव इफेक्ट है, पर लर्निंग में ऐसा नहीं है ना, लर्निंग में अच्छा भी हो रहा है बुरा भी हो रहा है लोगों के साथ, तो ये भी गलत है। लिसनिंग टू म्यूजिक हैज क्लियर पॉजिटिव इफेक्ट ऑन फिजिकल एक्सरसाइज, ये सही है। म्यूजिक हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग ओनली इन सम स्टूडेंट्स, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए इसमें ये भी बोल दिया कि क्लियर पॉजिटिव इफेक्ट है ऑन फिजिकल एक्सरसाइज, पर लर्निंग के लिए कुछ, सिर्फ कुछ स्टूडेंट पे डिपेंडेंट है, सिर्फ कुछ स्टूडेंट को फायदा हो रहा है, मेरे को भी यही लग रहा है। देखिए सिर्फ कुछ स्टूडेंट है जो यहाँ पे आते हैं, तो ये मेरे को अभी तक सही दिख रहा है, बट स्टिल मेरे को दो ऑप्शन गलत मिल गए, एक सही मिल गया, दैट डजंट मीन कि मैं लास्ट वाला ना पढ़ूं, क्योंकि मेरे को ये भी श्योर होना है ना, कई बार क्या होता है ये ऑप्शन भी सही हो ये ऑप्शन भी सही हो, बट विच वन इज मोर करेक्ट, मोर करेक्ट करके भी एक वर्ड होता है पता है, तो मेरे को इसलिए ये भी जानना है। लिसनिंग टू म्यूजिक हैज क्लियर पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग, तो ये तो देखिए वहीं गलत हो गया, ऐसा नहीं है ना, कुछ लोग पे तो बुरा इफेक्ट भी पड़ रहा है,
तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। इसलिए फाइनली 3 ऑप्शन गलत हो गए, एक सही हो गया, तो मेरा ऑब्वियसली आंसर जो है आ गया। अगेन शेप्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि कैसे मैं इसको असेंबल करूं कि ये पूरा एक रेक्टेंगल बन जाए। तो देखिए जिक्सॉ पजल है, जिक्सॉ पजल में इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए हमेशा इस एज का है जो फिट होने वाला है। तो ये एज कैसे फिट होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, देखिए सबसे पहले मेरे को तो यहाँ इजी पड़ रहा है, नहीं तो आपको पेपर पे फिर ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं जस्ट एक ना ये बनाता हूँ, ये कंप्लीट करने के लिए मेरे को कैसा शेप चाहिए, ठीक है। कंप्लीट करने के लिए मेरे को रेक्टेंगल यहाँ दिया है ना, देखिए असेंबल्ड विल फॉर्म अ रेक्टेंगल, दैट इज अगर मैं क्या जोड़ू तो एक रेक्टेंगल बन जाए। तो मैं क्या किया, इसको एक रेक्टेंगल बना दिया। ये देखिए, मतलब ये वाला जो शेप है जो अभी येलो में मैंने ड्रॉ किया, ये मेरा आंसर है, ठीक है। अब इस शेप को मेरे को मैच करना है। आप देखिए फर्स्ट साइड में देखेंगे ना, तो एवरी शेप लुक्स द सेम, ठीक है। पर आपको क्या करना है ना, आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें सब में लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं मैं, और देखता हूं कि कौन सा शेप फिट बैठता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इस शेप को जो मेरा ऑरेंज वाला है उसको रीड्रॉ करता हूँ यूजिंग वर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है, यूजिंग वर्ड्स, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले मेरे को दिख रहा है कि देखिए थोड़ा आगे गया, फिर डिप आया, एक डिप आया, ठीक है। डिप के बाद फिर स्ट्रेट गया, फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जब इसके पैरेलल आ गया तो बराबर आ गया, फिर थोड़ा और ऊपर गया, थोड़ा और ऊपर गया, फिर आगे गया, फिर बहुत नीचे चला गया, बहुत नीचे चला गया, फिर थोड़ा आगे गया, ठीक है। फिर थोड़ा ऊपर गया, इसके लेवल पे, इसके लेवल के आसपास ही थोड़ा ऊपर गया, ठीक है। फिर यहाँ तक पहुँच गया ना, मैं यहाँ तक ऊपर गया, हाँ यहाँ तक पहुँच गया हूँ। फिर थोड़ा राइट गया। आप देखिएगा ना, मैं इस शेप को ड्रॉ कर रहा हूँ, जो मेरा ऑरेंज वाला है ना उसको बस मैं हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एक चीज, हाँ एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। आप क्या कीजिए, ये जो क्वेश्चन वाला शेप है उसको ड्रॉ कीजिए। आपको फिर क्वेश्चन वाले शेप को ड्रॉ कर लिया, आप 2 पेन लेके जाइए। फिर ये जो है कंप्लीट फिगर जो है जिससे आप रेक्टेंगल कंप्लीट हो, उसको आप ड्रॉ कीजिए। और आपके पास जब पेज रहेगा ना, तो पेज को तो आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो आपको ना ऐसे करने की नीड भी नहीं पड़ेगी। आप क्या करना, सीधा पेज को रोटेट करना और जो स्क्रीन है स्क्रीन को देखना। ये पेज रोटेट हो जाएगा, स्क्रीन को देखना है और आपको ऑप्शन मैच करना है। ये आपको हॉरिजॉन्टल दिखेगा, अभी जैसे वर्टिकल दिख रहा है, आप सीधा उठाना, ये स्क्रीन में आपको ऑप्शंस दिखते रहेंगे, उससे मैच करना, तो ये आपको फायदा होगा। ये अभी मैं क्लास में डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता, पर आप ये ध्यान रखिएगा, ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो एज है यहाँ तक पहुँच गया मैं, ठीक है। अब यहाँ से नीचे गया, नीचे गया, थोड़ा थोड़ा सा नीचे गया, ठीक है। ये नीचे आ गया, फिर क्या गया, ये नीचे मतलब राइट, थोड़ा सा राइट गया, थोड़ा सा राइट गया, फिर थोड़ा सा अप गया, फिर थोड़ा सा लेफ्ट गया, फिर और ऊपर गया, और ऊपर इसके लेवल तक, फिर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर साइड गया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके ये हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब मैं यहाँ तक पहुँचा अभी, हाँ यहाँ तक पहुँचा, फिर नीचे गया, नीचे जाके फिर ये हुआ, और फिर मैं सॉरी पेज के बाहर चला गया। देखिए ये जो फिगर ऐसा बनेगा। हम्म, हाँ ये जो फिगर ऐसे बनेगा नीचे साइड, ये जो फिगर है ये मेरा आंसर रहेगा। तो मैं अब मैच करना चालू करता हूँ कि आ, कौन सा फिगर मेरा आंसर बनेगा ऐसा। तो इसमें एक और ट्रिक क्या कर दिया है ना, देखिए यहाँ पे लिख दिया कि इट कैन बी फ्लिप्ड। और फ्लिप्ड मतलब, फ्लिप मतलब क्या हो गया, ऐसे भी हो सकता है ये, ठीक है। तो हमको कंपैरिजन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कैसे देखता हूँ, देखिए एक, हाँ मैं पहले ना इसको मिटा देता हूँ, अब इसका तो मेरा काम हो गया ना। मेरे को एक एक स्पेशल फीचर दिख रहा है, ये वाला,
ये देखिए एक ऐसा 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 शेप है। तो मैं एलिमिनेट करता हूँ, ठीक है, एलिमिनेट करता हूँ। कौन से फिगर में नहीं है, देखिए इस फिगर में नहीं है, इसमें है, देखिए ऐसा शेप है, इसमें ऐसा शेप है, इसमें ऐसा शेप है। तो सबसे पहले मैं इसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दिया कि ये तो मेरा आंसर है ही नहीं, ठीक है। अब अब मेरे को और ऐसी कुछ की शेप देखना पड़ेगा कि कहाँ से मैं सही ला पाऊँ। ऐसा कुछ और फीचर मेरे को कहीं पे दिखे। ये ध्यान रखिएगा, मैंने देखिए यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया, यहाँ तक ये लेके आ गया। तो या तो मैं क्या करता हूँ, ये देखिए ये वाला फिगर और ये वाला फिगर ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, मैं इससे कंपेयर करता हूँ। देखिए यहाँ ऊपर गया, फिर साइड आया, फिर नीचे गया, फिर साइड गया, फिर ऊपर गया, फिर साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर साइड आया, फिर बहुत नीचे गया, फिर साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर साइड, फिर ये। मैं इसको मैच करते हुए चलता हूँ, मैच कर रहा हूँ। यहाँ मेरे को एक डिफरेंस दिख रहा है, देखिए यहाँ इसका फेस उल्टे साइड है, ठीक है, फेस उल्टे साइड है, जहाँ पे मैं कैसे बोलूँ, हम्म ये देखिए ये जो है, ये जो फेस कर रहा है, देखिए ये जो फेस कर रहा है वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, जहाँ बड़ा डिप है। पर इसमें कैसा है, देखिए ये बड़ा डिप है, ये बड़ा डिप है, पर इसका फेस अपोजिट डायरेक्शन में है। आप देख रहे हैं ना, फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए ये एक बड़ा सा डिप है, ठीक है, पर ये देखिए ये जो फेस है इसका इस साइड है, ये इधर फेस कर रहा है ना। पर इस फिगर में देखिए, इस फिगर में क्या हो रहा है, इस फिगर में देखिए बड़ा सा जो डिप है फेस उस साइड है। तो मैं फिर इसको भी एलिमिनेट कर सकता कि ये भी गलत है, ठीक है। मेरे को एक और की फीचर मिल गया कि जहां बड़ा डिप है उस साइड फेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, हाँ, कि इसमें भी ऐसे ही है कि फेस इस साइड है बड़ा डिप के अपोजिट साइड, यहाँ भी बड़े डिप के अपोजिट साइड है। अब मैं इन दोनों फिगर को डायरेक्ट कंपेयर करता हूँ, देखिए ऑलमोस्ट सब चीज़ सेम है, लिटरली सब चीज़ सेम है इसमें, एक्सेप्ट क्या डिफरेंस दिख रहा है, देखिए ये ज़्यादा नीचे आया है, ये थोड़ा सा ही नीचे आया है, सिर्फ इतना डिफरेंस दिखा। पर यहाँ पे मेरे को क्या दिखा कि यहाँ जो ओरिजिनल शेप है उसमें क्या है, उसमें तो देखिए कि ये तो काफ़ी नीचे आया था, ये जो है काफ़ी नीचे आया था इस वाले से। ये देखिए ये वाला यहाँ पे है, मैं फिर से आपको थोड़ा मिटा के दिखा देता हूँ। इन दोनों में कंपैरिजन देखिए, ये वाला ज़्यादा नीचे आया है, ये वाला कम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको सेम ये करना पड़ेगा, ये वाला देखिए यहाँ पे ज़्यादा नीचे आया है, ठीक है, ये वाला हम्म, कौन सा बोल रहा था मैं, यही जो होल है, हाँ, ये देखिए इसके कंपैरिजन में ये वाला बराबर आया है यहाँ पे। पर ये देखिए ये वाला इसके कंपैरिजन में ज़्यादा नीचे आया है। तो इसको मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, ये कहाँ पे है और ये कहाँ पे, बहुत अंतर है दोनों में। इसलिए तो फाइनली मैं ए को करेक्ट मार सकता हूँ, जस्ट एज एन एलिमिनेशन। और ये भी नहीं तो आप देखिए इससे भी जा सकते हैं, ये जो मैं ड्रॉ किया हूँ, दैट इज मैं फुल फिल किया, कि जो मेरा स्पेस बचा हुआ था उसको फिल किया और उसको मैं ड्रॉ किया, ठीक है। तो एक बार उससे भी मैच कर लेते हैं। इसमें इसमें क्या बन रहा है मेरा फिगर कि इसका इसमें फिगर मेरा ऐसे गया, ये आया, हाँ देखिए ये अपोजिट है, इसको फ्लिप किया है। जो मेरा ये वाला एज है, यहाँ मेरा ये वाला एज है, ठीक है। आप देखते जाइए, ऐसे गया, ये थोड़ा जैसे बड़ा है, ये छोटा है इससे, ठीक है। ये देखिए ये दोनों का फेस, ये देखिए ये इधर फेस कर रहा है, ये इधर फेस कर रहा है, दैट इज मेरे को समझ में आ गया, फिगर फ्लिप कर दिया इन लोग। आप देखिए ये वाला और ये जो मैं ड्रॉ किया था एग्जैक्ट सेम बैठ रहा है उसमें। तो आई कैन स्टिल बी अश्योर्ड कि हाँ यही मेरा सही आंसर है। ऐसे वाले शेप्स में क्या कीजिएगा ना, आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर यूजिंग अ पॉइंट, दैट इज मैं बताया ना। देखिए मैंने क्या किया, इसको पकड़ा एक बिग बिल्डिंग को और इसका फेस कंपेयर किया उससे, उसके कम ये मेरा कंपैरिजन बन गया। तो ऐसे ही आप एक एक पार्ट को पकड़िए, उसको अलग से कंपेयर कीजिए, उसके बेस पे एलिमिनेट कर दीजिए अलग अलग ऑप्शंस को। ये ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लग रहा है, पढ़ लीजिए आप एक बार। अभी देखिए यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, ठीक है।
ये ओरिजिनल रेशियो है, ये वो रेशियो जब 18 स्टूडेंट्स ऐड हुए, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, देखिए ये रेशियो है ना, तो मैं क्या लिखता हूँ ना कि 3 क्लासेस में स्टूडेंट था 3x, एक में 13x और एक में 6x। ये स्टूडेंट्स हो गए, इनका भी रेशियो देखिए 3:13:6 ही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, 18 स्टूडेंट्स आर एडेड टू ईच क्लास में। तो मैं क्या करूँगा, 3x जो ओरिजिनल स्टूडेंट है यहाँ 18 ऐड किया, इस टू 13x जो ओरिजिनल स्टूडेंट है यहाँ पे 18 ऐड किया, और यहाँ पे 6x जो ओरिजिनल स्टूडेंट है उसमें 18 ऐड किया। तो ये रेशियो क्या बना, 15:35:2, ठीक है। ये रेशियो जब स्टूडेंट्स ऐड किया तो ये बन जा रहा है। तो मेरे को पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल 3 क्लासेस इन द बिगिनिंग, दैट इज 3x प्लस 13x प्लस 6x का क्या सम होगा, क्योंकि देखिए यही ओरिजिनल है ना, बिगिनिंग में ये था, जब स्टूडेंट्स ऐड हुए तब हमारा इतना बना। तो मैं क्या करूंगा ना, जस्ट मेरे को x अगर फाइंड कर पाऊँ तो मेरे को पता है 3x प्लस 13x प्लस 6x जो रहेगा वो मेरा आंसर रहने वाला है, ठीक है। बताओ तो मेरे को थर्ड रेशियो की जरूरत भी नहीं है, इसको मैं इतने जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको मैं इग्नोर भी कर दूं तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इतने में ही मेरा आंसर आ जाएगा। ये और ये जो मैं दोनों को कंपेयर करूंगा उतने में मेरा आंसर आ जाएगा। तो रेशियोज में कैसे लिखूंगा मैं, 3x प्लस 18 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है 13x प्लस 18, 13x प्लस 18 डिवाइडेड बाई 35, ठीक है। सिंपल सा इक्वेशन, इसको सॉल्व करूंगा मैं, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, 3 और यहाँ कट गया तो ये x प्लस 6 हो गया इज इक्वल टू 13x प्लस 18/7 हो गया, तो 7x प्लस 42 इज इक्वल टू 13x प्लस 18, तो ये 6x हो गया और ये 24, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, x इज इक्वल टू 4 आ गया यहाँ से। तो अभी देखिए जो मैंने बताया था कि जो सम है वो मैटर करता है। तो ये कितना हुआ, इन तीनों जो बिगिनिंग में था 22x हुआ, 3x प्लस 13x प्लस 6x 22x, और x जो है 4 है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर 88। तो ये भी देखिए ऐसा कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन था नहीं, सिंपली हमारा आंसर आ गया। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, लंबा क्वेश्चन देखने से ना थोड़ा अटेंटिव हम ज़्यादा हो जाते हैं कि बहुत सारा डेटा है, क्या यूज़ करना है क्या नहीं। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, डेटा निकालेंगे। इसमें मान लीजिए किसी फैक्ट्री के बारे में दिया हुआ है और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में कि कैसा कॉस्ट था, कैसा सेल्स रहा उनका, कैसा प्रॉफिट हुआ, क्या टैक्स है, वो हमको दिया हुआ है। और उसके बेस पे हमको जो क्वेश्चन में फाइनली पूछा है, रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस टू सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ ईयर 2 और सेलिंग प्राइस ऑफ ईयर 3 को कंपेयर करना है, ठीक है। तो मेरे को ये पता चल गया कि मेरे को सेलिंग प्राइस ऑफ ईयर 2 निकालना है और सेलिंग प्राइस ऑफ ईयर 3 निकालना है। तो जस्ट एक लॉजिक से मैं जानता हूँ कि कोई फाइनेंस का बंदा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट जो आपकी जेब में पैसा आ रहा है, तो जितना आप सेल किए, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितने पे आप बेचे माइनस जितना आपको खर्चा आया माइनस टैक्स, टैक्स भी तो आपको अपनी जेब से ही देना है ना। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला इसका, प्रॉफिट का, ठीक है। सिंपल सी चीज है, जितने में मैं बेचा माइनस जितना मेरे को पड़ा वो मेरा प्रॉफिट था, पर वो प्रॉफिट पे मैं टैक्स भी दिया। तो जब मैं टैक्स भी माइनस करूँ तब फाइनली ये प्रॉफिट आता है ना। तो अब मेरे को निकालना है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का यहाँ से क्या फॉर्मूला हो गया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट प्लस टैक्स, ठीक है। ये जब रहेगा तो मेरा ये फॉर्मूला बन रहा है।
जस्ट एक बार मैं फिर से लॉजिक देख रहा हूँ इसका कि लॉजिक तो सही बैठ रहा है ना। हाँ, ठीक है। तो अब ये मैं एक्चुअली इस फॉर्मूले में क्यों कन्वर्ट किया, ये फॉर्मूले में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मेरे को सेलिंग प्राइस जानना था। ठीक है, सेलिंग प्राइस जानना था। तो अब डेटा उठाना चालू करता हूँ। मेरे को ईयर 2 और ईयर 3 से ही मतलब है। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा ये भी बता देता हूँ कि इसमें ग्राफ में छोटी सी चीज मेरे ख्याल से मिस हो गई है। मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन चेक करके एक बार बताता हूँ। हाँ, इसमें पिंक वाला जो है, जो ये पिंक है ये यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स। और जो रेड है वो है नेट प्रॉफिट। ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पे डेटा मिस हो गया, यहाँ फिगर बना है पर ये इंडिकेशन होना चाहिए। गेट एग्जाम में आया था, ये हमसे मिस हो गया, सॉरी उसके लिए। इसलिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था बीच में। तो चलिए अब इसके इस पे जाते हैं। तो सेलिंग प्राइस एक्स है। ठीक है, मैं क्या मानता हूँ, ईयर 2 जो सेकेंड ईयर है। आ, ठीक है, यहाँ पे चले जाते हैं क्योंकि एक बार में पूरा स्लाइड कवर नहीं हो रहा। हाँ जी, अब कवर हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। तो सेकेंड ईयर में मैं मानता हूँ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो एक्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, हाँ अब कॉस्ट प्राइस ढूंढना है। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट ईयर 3 was 1, cost per unit in year 3 was 1, which was half of the cost per unit in year 2. ओके, ठीक है। मैं एक बार सेंटेंस समझ रहा हूँ जो मेरे को, जहां से अब मेरे को डेटा उठाना है। तो मेरे को ये पता चल गया, देखिए कॉस्ट प्राइस जो है ईयर 3 का, इट वाज ₹1। ठीक है, ये 1 हो गया कॉस्ट प्राइस यूनिट 3 का, विच वॉज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस पर यूनिट इन ईयर 2। तो मेरे को इतना पता चल गया, ईयर 2 का, ईयर 2 के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गया 2 पर यूनिट, ₹2 पर यूनिट। 2 पर यूनिट हो गया, क्यों, क्योंकि देखिए 1 विच इज हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ यूनिट 2, दैट इज अगर मैं 2 को हाफ करूंगा तब 1 आएगा ना। तो ये हो गया। फिर कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर 3 वॉज 1/3 ऑफ कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर 1। तो अभी देखिए ईयर 3 का मेरे को पता है 3 है। अब मेरे को एक्चुअली 1 का तो नीड ही नहीं है, ईयर 1 का तो मेरे को पूछा ही नहीं है, तो मैं इस पे डेटा पे जाऊंगा ही नहीं। ये मेरे लिए वर्थलेस है। तो हमको जो पता चल गया, जो सेलिंग प्राइस था हमारा एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे 2 पर यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ कितने यूनिट्स थे, 200 यूनिट्स थे ना। यहाँ पे देखिए यूनिट्स पिंक वाला है, यूनिट्स जो थे हमारे जो हमारे यूनिट्स थे 200 थे। ठीक है, अब मैं क्यों यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए टोटल दिया हुआ है, ये जो है ये टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट पर यूनिट नहीं है। ठीक है, इसलिए मेरे को टोटल प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल टैक्स ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया दैट इज 2 इंटू 200, तो ये आ गया 400। ये 2 है, 2 हमने यहाँ से निकाला सेंटेंस से, और ये 200 हमारी क्वांटिटी है। ठीक है, प्लस प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे 296, प्लस टैक्स। टैक्स अब देखना पड़ेगा कितना है, टैक्स भी देखिए यहाँ ईयर वाइज अलग अलग है। ओके, तो देखिए यहाँ पे 13% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ये कितना है, एक्स हमारा तो सेलिंग प्राइस हो गया ना, तो इसका 13%, तो डेट इज 0.13x। ये हमारी इक्वेशन बन गई, यहाँ से हम x की वैल्यू डिराइव कर लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लेंगे हम। 87x इज इक्वल टू 400 प्लस 296।
तो ये x इज इक्वल टू आता है 800। ठीक है, हमको यही चाहिए था। जो x क्या था हमारा, सेलिंग प्राइस। यहाँ देखिए मैंने डेटा इसलिए मैं लिख के रखता हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ ईयर 2। ठीक है, ये था, तो ये हमको पता चल गया। फिर नेक्स्ट जो आता है ईयर 3 के लिए। ईयर 3 के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू वाई, और सेम चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ। तो y इज इक्वल टू, अब मेरे को पता चल गया कि हाँ, इसमें तो दिया ही है, डायरेक्ट ही दिया, देखिए। इन ईयर 3 वॉज ₹1, कॉस्ट प्राइस 1 था, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1 पर यूनिट। टोटल कितने यूनिट्स थे ये देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए 300 यूनिट्स है, तो ये कितना हो गया, y इज इक्वल टू 300 प्लस प्रॉफिट कितना रहा, ये देखिए, ये नंबर ऑफ यूनिट्स, ये प्रॉफिट 210। 210 प्लस टैक्स, टैक्स का देखिए रेट अलग था, 15% था, तो 15% ऑफ वाई, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना। फिर से देखिए कि ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होगा, दैट इज सेलिंग प्राइस का 15%, तो 0.15 वाई। ठीक है, तो ये 210 हो गया। ठीक है, ये 0.15 वाई, तो आप यहाँ से सीधा वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 600। ठीक है, अब मेरे को, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा था, रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ईयर 2 एंड ईयर 3, दैट इज रेशियो ऑफ x इज टू वाई कितना है, मेरे को सिर्फ इतना पूछा है। x है 800, y है 600, रेशियो कितना आ गया, 4:3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर पहुंच गया। आंसर पे पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हाँ ऑब्वियसली गेट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पर अभी क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो हमको इस क्वेश्चन से क्या है, देखिए पूरा डेटा कैसे एनालाइज करना है। सबसे पहले तो मेरे को क्या पूछा है, मैंने वो क्लियर किया। ठीक है, फिर बेसिक कंसेप्ट की प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, उससे मैंने, मेरे को जो नीडेड था दैट इज सेलिंग प्राइस, उसका फॉर्मूला निकाला। फिर मैंने वर्ड्स इसमें जो खेले गए थे, इसमें वर्ड्स का ही मेन गेम था। वर्ड्स मैंने एनालाइज किए, मैंने उससे कॉस्ट प्राइस निकाला कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, फिर मैंने सिंपली फॉर्मूला में पुट कर लिया। यही प्रोसेस था इसमें। आप प्रॉपर एकदम फॉलो करेंगे कि आपको क्या नीडेड है, आपको क्या गिवन है, आप उसको फॉलो करेंगे तो सब सेव हो जाएगा, सब आपका सॉल्व हो जाएगा। फाइनली कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ ना, देखिए डिस्टिंक्ट हाइट्स है और उनका ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। 6 लोग हैं हमारे पास, 6 पीपल। तो इसमें क्या दिया है, s इज टॉलर देन r। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इधर बनाता हूँ, सबसे टॉल वाले लोग इधर रहेंगे, ऑर्डर बनाऊंगा मैं, शॉर्ट वाले, दैट इज टॉल वाला जो है इस साइड रहेगा, शॉर्ट वाला आदमी इस साइड रहेगा। तो s इज टॉलर देन r। ठीक है, ये अलग से, मतलब ऐसा मैं बना लिया कि s और t भी यहाँ पे यूज हुआ है ना, तो उससे मिक्स ना हो। तो s इज टॉलर देन r, दैट इज s जो है राइट में रहेगा r के, क्योंकि इधर टॉलर वाला आदमी है, इधर शॉर्टर वाला आदमी है। Q इज शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, दैट इज, मतलब अब हमको ये पता चल गया कि सबसे लास्ट में Q रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इधर जो लोग हैं सारे Q से टॉलर है ना। U इज टॉलर देन ओनली वन स्टूडेंट। ओके, तो U सिर्फ एक आदमी से टॉलर है, तो देखिए अगर मैं U को यहाँ प्लेस करूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा, U इज टॉलर देन R एंड Q, ऐसा नहीं है। पर इसमें क्या है, U इज टॉलर देन ओनली वन, तो Q जो है सिर्फ उससे टॉलर रहेगा। तो देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, U जो है इज टॉलर देन ओनली वन स्टूडेंट, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं हमको। अब ये क्या दिया, T इज टॉलर देन S बट नॉट द टॉलेस्ट। तो T इज टॉलर देन S, दैट इज मैं T को लेफ्ट साइड रखूंगा S के, बट नॉट द टॉलेस्ट। ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि देखिए हमने 5 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पोजीशन असर्टेन कर ली, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। तो हमको जो एक स्टूडेंट बचा P, उसका भी तो पोजीशन हमको जानना है ना कि वो कहाँ पे है। तो सिंस T इज टॉलर बट नॉट द टॉलेस्ट, मतलब हमको पता चल गया कि P यहाँ आने वाला है, क्योंकि P P टॉलेस्ट नहीं है ना, मतलब T टॉलेस्ट नहीं है, T से भी टॉलर कोई है, तो कौन बचा है, सिर्फ P ही तो बचा है ऐसे केस में। तो हमको फाइनली पता चल गया कि ये ऑर्डर है उनके हाइट का। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि क्या मेरे को पूछा गया, ये हमने कंक्लूजन निकाल लिया।
कि उनको हाइटेड ऑर्डर से खड़े करें तो कैसा होगा, क्यू सबसे शॉर्टेस्ट है, देन यू इज अ बिट टॉलर, देन आर इज अ बिट टॉलर, देन एस, देन टी, देन पी इज द टॉलेस्ट वन। ये हमारा कंक्लूजन निकल गया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टॉलर देन आर, तो आर से कितने लोग टॉलर है, कितने लोग टॉलर है, इस साइड देखेंगे 3, एस, टी और पी, आर से 3 टॉलर है, इज द सेम एज नंबर एज स्टूडेंट शॉर्टर देन, मतलब कौन सा वो आदमी है जिससे शॉर्टर लोग 3 हैं, ठीक है, कौन सा स्टूडेंट है जिनसे 3 पीपल, दैट इज, मैं 3 कहाँ से निकाला, मैं 3 तो इससे निकाला, आर से कैलकुलेट किया, मेरे को ये पता चला कि हाँ 3 लोग टॉलर हैं। तो कौन सा वो स्टूडेंट है जिससे शॉर्टर 3 पीपल है, तो देखिए अगर मैं क्यू बोलूँ, क्यू क्यू तो शॉर्टेस्ट है, तो क्यू से टॉलर कोई नहीं है, दैट इज 0। फिर यू से एक एक है जो शॉर्ट है, 1, ठीक है, यू से सिर्फ एक आदमी शॉर्टर है, आर से 2 आदमी, यू और क्यू शॉर्टर है, एस से 3 पीपल शॉर्टर है, आर क्यू एंड यू, आर यू एंड क्यू, तो एस जो है, एस से 3 पीपल आर शॉर्टर। और यही मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टॉलर देन आर, आर से कितने स्टूडेंट टॉलर थे, ये तीनों, ठीक है, इस सेम एज नंबर ऑफ स्टूडेंट शॉर्टर देन एस, अगर मैं बोलूं एस से 3 पीपल शॉर्टर है, आर से 3 पीपल टॉलर है, सिंपल लैंग्वेज में, एस से 3 पीपल शॉर्टर, आर से 3 पीपल टॉलर, यही पूछा गया था, तो हमको एस को एक्चुअली आइडेंटिफाई करना था कि वो एस है, तो फाइनली हमारा एस आंसर आ गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर दिस सेशन, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, और फिर मैं बोलूँगा कि मैं चाहता तो यही हूँ कि वो भी लाइव सेशन रहे, देखते हैं, प्रे करता हूँ मैं नेट का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि डाउट्स लूँ। स्टिल ये मोर देन 1 आवर का सेशन हो गया, इसलिए मैं फास्ट फिनिश किया, नहीं तो मेरा जो आदत है, आप जैसे कुछ लोग अगर देखे होंगे मेरे चैनल पे, तो मैं काफ़ी लंबा लंबा एक्सप्लेन करता हूँ, लाइव क्लासेस रहती है वो तो एक्चुअली, पर इसलिए मेरे को, क्योंकि जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करना था, कुछ इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने जितना हो सके, मैंने कवर सारी चीज़ें की, पर मैं स्पीड में समझाया कि आपके पास टाइम अभी है, हमारा कीमती है, टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, अभी गेट एग्जाम पास आ गया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ समझ नहीं आया तो आप मैसेज कीजिए मेरे को, या कमेंट कीजिए वीडियो पे, आई विल बी देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर से, एंड आई अगेन अपोलोजाइज कि मेरा नेट नहीं आ रहा था, तो लाइव इंटरेक्टिव सेशन नहीं हो पाया। तो गुड नाइट सबको, पढ़िए अच्छे से, करते रहिए कंटिन्यू, और नेक्स्ट सेशन के लिए स्टे ट्यून्ड।